बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूज़र मौज़म। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सीमन आपको गुड मॉर्निंग। और जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना केसेस तो कम हो रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल न्यूज़ बढ़ती जा रही है। रोज़ कोई ना कोई अपडेट होती रहती है। और कल तो जो हुआ वो आपके सामने मुराद अली शाह साहब ने खूब बयान दिए दोबारा से। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक सीजन चल रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसका जवाब आता है, फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। खैर, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं टॉप स्टोरीज पर। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार आज कौमी नैब के सामने पेश होंगे। उनके करीबी अजीज को माली फायदा पहुंचाने के लिए निजी होटल को शराब का लाइसेंस जारी किया जाएगा। कोई भी सिंध सूबे की, सिंध असेंबली की, सिंध हुकूमत की एग्जेक्टिव पावर जो आइन में मौजूद है उनके पास, किसी के साथ शेयर नहीं होगी। सिंध हमारी माँ है। माँ के टुकड़े करने वाली जो बात करेगा उसके सामने हम सब खड़े हो जाएंगे। कराची को सिंध से अलग करने के इशू पर पीपल्स पार्टी डट गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं सिंध के टुकड़े नहीं होने देंगे। किसी के दिमाग में खन्नास है तो निकाल दे। सिंध धरती हमारी माँ है। माँ के टुकड़े करने की बात कोई भी करेगा तो हम सामने खड़े होंगे। मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन तरसीलात ज़र 2 अरब 76 करोड़ डॉलर मौसूल। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जुलाई 2020 में 2 अरब 76 करोड़ डॉलर तरसीलात दर मौसूल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी सतह पर माजूर का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी। सरकारी सतह पर यह लफ्ज़ इस्तेमाल करना तौहीन अदालत के ज़ुमरे में शामिल होगा। पाकिस्तान में पोलियो वायरस ने पैंथरा फिर से गाड़ लिया। 2020 में पोलियो केसेस की तादाद 146 हो गई, जबकि 2019 में पोलियो से मुतासरा मरीजों की तादाद 2 रह गई थी। नौशहरा में दरिंदा से अपने 5 साल बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। मुलजिम बच्ची का पड़ोसी निकला। गिरफ्तार मुलजिम ने एतराफ जुर्म कर लिया। और भारतीय अदाकार आमिर खान की तुर्क खातून अव्वल से मुलाकात पर भारतीय इंतहा पसंद आग बगोला। आमिर खान पर पाकिस्तान से मिलकर भारत के खिलाफ साजिश का इल्जाम। यदि हमारी टॉप स्टोरीज बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का, और सबसे पहले बात कर लेते हैं जी वज़ीर आला सिंध, जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुराद अली शाह ने कहा कि आइन में चारों सूबों को इख्तियारात वाज़े तौर पर दिए गए हैं। और ये बात उन्होंने किस कयास आराइयों के बेस पर की, जब उन्होंने ये भी कहा कि सिंध हमारी माँ की तरह है और उसके टुकड़े होने नहीं देंगे। बिल्कुल, अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की भी उन्होंने बात की है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बात की कि MQM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के जो अरकान मिले हैं वो एक हुकूमत के तौर पर मिल सकते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के लिए मिल सकते हैं, एग्जीक्यूटिव इंतजामिया के लिए मिल सकते हैं, लेकिन पर्सनली कोई मुलाकात नहीं हो सकती पार्टीज के दरमियान। तो ऑब्वियसली ये मामला अब देखेंगे किस तरफ जाता है, क्योंकि ऐसे लग रहा था शायद कराची या सिंध के मसले के लिए सब एक हो रहे हैं, लेकिन अब ये लग रहा है कि एक इशू पर तो मिल सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के डिफरेंसेस अभी भी मौजूद हैं। बिल्कुल, उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। भी सिंध सूबे की, सिंध असेंबली की, सिंध हुकूमत की एग्जेक्टिव पावर जो आइन में मौजूद है उनके पास, किसी के साथ शेयर नहीं होगी। ये एज चीफ एग्जीक्यूटिव, एज इलेक्टेड लीडर ऑफ द हाउस ऑफ द सिंध असेंबली, मैं आपको बड़ा क्लियरली कहता हूँ, जिसके दिमाग में ये खुनस कहते हैं, क्या कहते हैं, खनास है, जो भी फतूर है, भूसा है, वो निकाल दे। सिंध हमारी माँ है। माँ के टुकड़े करने वाली जो बात करेगा उसके सामने हम सब खड़े हो जाएंगे। तो कहा उन्होंने मुराद अली शाह साहब ने कि एग्जीक्यूटिव कामों में सियासी जमातों की कमेटियां नहीं बनती। ऑब्वियसली अब उनका ये मकसद है कि अगर ये तमाम मैटर्स जो कराची और सिंध के हैं, इसके लिए हमारे पास जो हमारे पास अथॉरिटी है सिंध हुकूमत के बाद, वो तो शेयर नहीं होगी। ऑब्वियसली हम मशवरा दे सकते हैं या हम मशवरा ले सकते हैं। विभाग अगर हमारी हेल्प करना चाहता है तो जरूर कर सकता है। पावर शेयरिंग नहीं होगी। जिनके पास इख्तियारात हैं वो उन्हीं के पास रहेंगे। जो इंतजामिया का रोल प्ले कर रहे हैं वही इंतजामिया रहेगी। हाँ, मुशावरत जरूर की जा सकती है, लायहा अमल जरूर
डिसाइड किया जा सकता है या डिस्कस किया जा सकता है। अब अगर तीनों पार्टीज एक साथ बैठी और हम कल खुश हो रहे थे इस बात पर कि अब शायद सिंध के मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन अब ये हर तरफ से आ रहा है, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी ही नहीं, पीटीआई की तरफ से भी, एमक्यूएम की तरफ से भी, और ये जो एक डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, आई थिंक दैट इज द रीजन कि फिर कराची में जो काम है वो आगे नहीं बढ़ पाता। बहरहाल जी, इस पर हम बात करेंगे। और कल उन्होंने जो सिंध की तकसीम का जो पॉइंट्स भी दिए और उस हवाले से जो हिंट्स उन्होंने जारी किए, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त आईटी मिनिस्टर सिंध नवाब तैमूर तालपुर मौजूद हैं, उन्हें हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया जी आपकी तशरीफ आवरी के लिए। कल देखा हमने जो वज़ीर आला सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इससे कबल तीनों जमातें एक साथ बैठी थी और ऐसा लग रहा था कि कराची के मसाइल और तरक्याती कामों के लिए बातचीत होगी, लेकिन उन्होंने कहा कोई कमेटी नहीं बन रही, कोई मुआहदा नहीं बन रहा, एग्जेक्टिव कामों में किसी की मुदाखलत जो है वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहले तो इस चीज़ को बहुत ही डिफरेंटली लिया गया है। जो अभी बातें चल रही हैं और जो बातें अपोजिशन कर रही है, जो हमारे वफाकी हुकूमत कर रही है, वो इज़ समथिंग टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ हैपनिंग। जब इमरान खान सेलेक्ट होके आया था और उस दिन जब चेयरमैन बिलावल साहब ने प्रेस वहाँ पे बोला था, वहाँ पे बात की थी जो भी इन द असेंबली, तो उन्होंने बहुत क्लियरली कहा था कि हमारी जो भी डिफरेंसेस हैं, हमारे जो भी मसले हैं, हमारे कितना भी एग्रेशन चल रहा हो, दैट इज़ ऑल सेकेंडरी, पर पाकिस्तान के लिए, हमारे मुल्क के मफाद के लिए और सिंध सूबे के मफाद के लिए चेयरमैन साहब ने अपनी हेल्प तब ही उनको कहा था क्लियरली कि हम इस रीज़न के लिए 1 पॉइंट एजेंडा जस्ट फॉर आवर कंट्री, वी वांट टू वर्क टुगेदर विद यू टू हेल्प सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स। जो हमारा कर्जा था, आपको याद होगा 23 ट्रिलियन का हमारा जो है इन्होंने कर्जे बनाए थे, जो आप कहें कि ज़ियाउल हक के टाइम से लेके आप फिर उसमें सारे डिक्टेटर्स को लाएं, आप उसमें जनरल मुशर्रफ को लेके आए, आप उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेके आए, आप उसमें नवाज शरीफ के इतने सालों साल हुकूमत को लेके आए, तो उस सब के बाद भी 23 ट्रिलियन का खसारा था इतने दौरों में, इतने सालों में। बट व्हेन इमरान खान केम इनटू पावर, तो खान साहब, जो कि उनकी पुरानी आदत है यू टर्न्स लेने की, उन्होंने अपने सारे उल्टे सीधे फैसले करते रहे, बातें करते रहे, रिवर्ट होते रहे, बातों से मुकरते रहे, कहते रहे कि यू टर्न लेना एक सियासी आदमी का मजबूरी होती है, विच इज़ नॉट अ फैक्ट। ये कभी कोई सियासी आदमी का बयान ऐसा नहीं होगा जो खान साहब का था। तो तब ही हमने कहा था कि हम आपके साथ मिलके पाकिस्तान बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। उसी को आगे ले जाते हुए अब जब ये इश्यूज सारे चलते रहे, रेन वाटर्स इशू हुए, अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएं तो हम तो आए हुकूमत में 2008 में, 2008 से लेके आज की आप देखते रहे परफॉर्मेंस सिंध गवर्नमेंट की क्या है। उसमें हमारे इत्तेहादी भी हमारे साथ थे जो आज हमारे साथ नहीं है, जो ऑपोजिशन बैठ के बहुत ज्यादा बातें करें। 5 साल उन्होंने हमारे साथ हुकूमत की। 2007 में जब ये फ्लड्स आए थे तो 200 या 200 से ज्यादा डेथ्स हुई थी। तो क्या वो गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंट थी, या आज 2020 में जो फ्लड्स आए हैं तो बहुत दुख के साथ हमें कहना पड़ता है कि 5 लोगों की डेथ हुई है। ठीक है तालपुर साहब, आपकी बात ठीक है। ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिवली चीज़ों को देखना मिलकर ही काम करना चाहिए, लेकिन एक और मामला है जिसमें मिलकर काम करना बड़ा ज़रूरी होता है, लेकिन अब वो मामला ख़त्म होने जा रहा है। 28 अगस्त को बल्दियाती इदारों की मुद्दत ख़त्म हो रही है, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती की जाएगी। इसके लिए क्या किया जा रहा है, कोई नाम ज़ेरे गौर हैं? देखिए जी, ये जो आप बात कर रहे हैं इसका तो ना वफाक से कोई ताल्लुक है, ना इसका कोई पीटीआई से कोई ताल्लुक है, ना उसका एमक्यूएम से या जीडीए से कोई ताल्लुक है। सिंध हुकूमत इज़ अ सॉवरेन प्रोविंस, सिंध हुकूमत अपने फैसले करेगी। ऑफ कोर्स हमारे पास नाम है, नाम होंगे अंडर कंसिडरेशन। हम आदमी ढूंढेंगे द बेस्ट पर्सन टू वर्क विद द सिंध गवर्नमेंट, ऑनेस्ट ऑफिसर, पर्सन हु इज केपेबल, हम उसको एज एडमिनिस्ट्रेटर लगाएंगे। पर इसमें ना तो हमें किसी मुशावरत की ज़रूरत है और ना हमें किसी से कोई सलाह मशवरा चाहिए। हम इंशाअल्लाह ताला 12 साल में जो हमने काम किए हैं वो किसी से छुपे ढुके नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2007 में क्या हाल था बरसातों के बाद और आज क्या हाल है।
आप आगे बढ़ के जरा देखें लाहौर में क्या हाल था। ठीक है, वो पोलिटिसाइज नहीं किया आपने, वो मीडिया हाउसेस ने बात पोलिटिसाइज सिर्फ सिंध के ऊपर की, हालांकि सिंध में एक बहुत बेहतर निज़ाम था। आपकी कहाँ थी MQM इन बरसात के दौरान? आपकी जो PTI के 14 MNAs हैं, आपका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी किसी जमाने में जब आधा फुट पानी था तो कश्तियां ले आता था, तो आज वो कहाँ था? आज सारी जमातें कहाँ थी? क्या बिल्कुल सही। लेकिन ताजपुर साहब, यहाँ पे मैं एक चीज थोड़ी सी ऐड जरूर करना चाहूंगी कि प्लीज मीडिया ऊपर या मीडिया इदारों के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। हम लोग वही दिखाते हैं जो सब सामने नजर आता है और ऑथेंटिक खबरें होती हैं, और वो हमारा काम है। अच्छा, अब आपने कहा कि जो सिंध हुकूमत का काम है बल्दियाती सेटअप को दोबारा से राइज करना, दोबारा से लेकर आना, एंड आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि किसी की सलाह मशवरे की जरूरत नहीं है, ये सिंध हुकूमत बखूबी निभा लेगी। कब तक कराए जाएंगे बल्दियाती इंतखाबात? देखिए जी, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो अभी वाहिद पार्टी है जो चाहती है, सिंध गवर्नमेंट वाहिद गवर्नमेंट है जो चाहती है कि बल्दियाती इलेक्शन हो। जरा पता चले कि PTI ने जो काम किए हैं, जो इनके 14 MNAs और इनके जो अलग अलग MPs हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस है। हमने तो अभी तक बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इश्यूज, जो हमारा फाइनेंशियल क्रंच आया हुआ है, जो इमरान खान हमें हमारा ड्यू शेयर देने को तैयार नहीं है, तो हम तो डेवलपमेंट फिर भी नहीं करा सके ना। पर जो फेडरल गवर्नमेंट ने अपने MPs को, PTI के MNAs को, अपने इत्तेहादियों को, सिर्फ MNAs को 15 करोड़ दिए हैं जी। तो जी कुछ काम तो होगा, और अगर आपने काम किया होगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह ताला जैसे टाइम पीरियड पूरा हो, लोकल गवर्नमेंट्स का, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हो, तहसील हो, UCs हो, उनका इलेक्शन ASAP हम कराना चाहते हैं, और हम सिंध में कराएंगे। पर जो हाल आपका चल रहा है और जो पंजाब में अभी सिचुएशन है, तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जब तक बल्दियाती इंतखाबात की डेट नहीं दी जाती तब तक ये तो नहीं करा सकते कि कब होने जा रहे हैं, लेकिन अब बताओ, हमें उम्मीद है जल्द हो जाएंगे। इसके साथ साथ ताजपुर साहब ये बताइएगा कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने ये भी कहा है कि मैं एग्जीक्यूटिव पावर जो है किसी से शेयर नहीं करूँगा। एग्जीक्यूटिव पावर शेयर करने की तो मीटिंग्स में अब तक कोई बात नहीं हुई, तो फिर ये बात उन्होंने क्यों की है? आईनी इख्तियारात की बात कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं की। ये आप जरा माशाल्लाह से 24 इज अ वेरी विजिबल चैनल, इट्स एवरीवेयर। अभी भी जब हमारी बरसातें थी तो आपकी 24 चैनल की टीम्स हर जगह पे होती थी, तभी आप देख सकते कि कौन कहाँ पर था। एंड ऑफ कोर्स कोई न्यूज़ तो किसी से छुपी हो नहीं सकती। तो ये PTI के जो आपके फर्स्ट एंड लास्ट टाइमर्स सेलेक्टेड MPs और MNAs थी, इनकी ख्वाहिशात हैं जो आपके सब चैनल्स पे वो जाहिर कर सके हैं। कभी वो कहते हैं कि आपकी हम मार्शल आ जाएंगे, कभी वो कहते हैं कि हम पीपल्स पार्टी के MPs को अपने साथ कर लेंगे, कभी वो कहते हैं कि गवर्नर रूल लग जाएगा, वो अलग अलग गलत किस्म के वो कोट्स उस पर देते हैं। तो ये बातें तो उन्होंने की हैं। एंड ऑफ कोर्स सिंध ना हमने कभी किसी को दिया है गैर और अनकॉन्स्टिट्यूशनली, ना हम कोई पावर्स उनको देंगे। तो ये उनकी बातें थी जो उन्होंने की थी, एक बार नहीं 10 बार की थी। इनमें एक तो खुद इख्तलाफ बहुत ज्यादा है ना। आपके कराची के जो MPs हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं PTI से। आपके जो इत्तेहादी हैं वो आपको छोड़ के चले गए, आपने बड़ी उनको ऑफर्स दी, आपने क्या क्या ना किया। तो आपकी अपनी PTI में फूट पड़ी हुई है। आपके वफाकी वजीर खुद कहते हैं कि हालत बहुत ख़राब है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये तो सब आपकी अपनी ज़बानी हम आपसे सुनते हैं ना। तो जब आप किसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप उठाने की बात करेंगे तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा उनके खिलाफ स्टैंड लिया है, हम लेते रहेंगे। और जो मुराद अली शाह साहब ने बात की, और जो आपने आज सुनी होगी चेयरमैन बिलावल साहब ने भी कल जो वहाँ पे आफ्टर नैब कोर्ट जो बात की थी कि हम इस आर्म ट्विस्टिंग से या हमारे ऊपर केसेस करने से या आपकी नैब गर्दी से
ना हम कभी डरे हैं ना हम कभी डरेंगे। और बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम इशू पर आप बात कर रहे थे। आपने बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, लेकिन उससे थोड़ा सा पहले मैं मेयर कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र करना चाहूंगी, जिसमें वाज़े तौर पर उन्होंने कल ये कहा कि इंतजामात बेहतर करने के लिए दुनिया भर में सूबे बनते हैं, पीपुल्स पार्टी साउथ पंजाब के सूबे को सपोर्ट करती है, तो फिर कराची और सिंध की बात पर आकर ऐसे डिफेंसिव क्यों हो जाता है? बिल्कुल, और अगर कोई भी आईनी तरमीम की जाती है तो 2/3 मेजॉरिटी से की जाती है, और अगर 2/3 मेजॉरिटी अवेलेबल है तो फिर इसमें कोई मजायका नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपको दिखाते हैं, फाइनल होगी, नाम आ जाएंगे, नोटिफिकेशन भी होगा, क्योंकि स्कोप ऑफ वर्क में इसका भी तयन करना है कि कौन कौन लोग होंगे, क्या टाइमलाइन होगा, फंड्स कौन देगा, एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा। आइन में गुंजाइश मौजूद है, सूबे बनने चाहिए, आइन में सूबे बन सकते हैं, दुनिया में बनते हैं, यानी आइन में गुंजाइश मौजूद है, ऐसा कहा है वसीम अख्तर साहब ने, और उन्होंने कहा कि 2/3 मेजॉरिटी से हो सकती है। तो ये देखें, अब देखेंगे आगे क्या होता है आइंदा चंद दिनों में। बिल्कुल आगे क्या होता है। लेकिन वहीं पर बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र करें तो कल उन्होंने जब वो जरदारी साहब के साथ अदालत में आए हियरिंग पर, तो उन्होंने ये कहा कि पूरा खानदान भी गिरफ्तार हो जाए, दबाव कबूल नहीं करेंगे, हमें धमकियां दी जा रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन पर दबाव डालकर कठपुतली की तरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम किसी तौर नहीं मानेंगे। फिर से इस्लामाबाद को यरगमाल बनाया गया है, हर जगह बैरिकेड्स रखे गए हैं, और जो नैब कोर्ट है, जो आज़ाद कोर्ट होना चाहिए, जिसमें लॉयर्स को आज़ादी होना चाहिए कि वो पहुंच सके, अवाम को आज़ादी होना चाहिए कि वो देख सके। ये ना कोई मिलिट्री कोर्ट है, ये ना कोई आमिर का कोर्ट है, ये ना का इन कैमरा कोर्ट है। फारूक नाइक साहब जो सदर जरदारी साहब का लॉयर है, लतीफ खोसा साहब को जो ना सिर्फ हमारा लॉयर है, पंजाब का साबिक गवर्नर है, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, दूसरे मुल्ज़िमान के जो लॉयर्स है, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, उनको पुलिस ने मिस हैंडल किया, उनको कोर्ट में जाने नहीं दिया, जिसकी वजह से आज जो प्रोसीडिंग्स थे वो देर भी शुरू हुए और इंटरप्ट भी हुए, और सारे तरफ हर मुल्ज़िम का लॉयर इस बात का एहतजाज कर रहा था, किसी पे हमला हुआ था, किसी को धक्का लगा था, किसी को अंदर नहीं आने दिया। क्या ये आज़ाद रियासत में होता है? पाकिस्तान के अवाम से अदालत के बाहर जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और साथ ही साथ उन्होंने जरदारी साहब की पेशी के मौका पर जो पुलिस मौजूद थी, जिस तरह से सिक्योरिटी रखी थी, कारकुनों को रोका गया, उस पर तनकीद का निशाना बनाया। साथ ही साथ गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर भी उन्होंने बात। तो अब ये तमाम मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हलीम आदिल शेख साहब, उनसे हम जान लेते हैं कि आखिर ये तमाम सूरत हाल जा किस तरफ रही है। अस्सलाम वालेकुम हलीम आदिल शेख साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि जिस तरह से हमने कल देखा कि कल तो सब बात एक ही कर रहे थे कि तमाम पार्टीज एक होकर मीटिंग्स कर रही हैं और आइंदा शायद कमेटी बने, लेकिन मुराद अली शाह साहब ने तो यकसर मुस्तरद कर दिया, उन्होंने कहा कोई कमेटी नहीं बनने जा रही, सिर्फ मशवरा तो कोई भी कर सकता है। देखिए, ये कमेटी बनने की बात आज से कोई 4 रोज़ कबल एक सीनियर जर्नलिस्ट और एंकर ने की थी, जो रिनाउंड जर्नलिस्ट है पाकिस्तान की। उन्होंने एक वीडियो क्लिप छोड़ा अपना, उसके बाद चैनल्स ने हेडलाइन स्टार्ट कर दी। अगली सुबह प्रोविंशियल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा कि हम कमेटी को वेलकम करते हैं, जबकि फेडरल गवर्नमेंट ने, हमारे किसी नुमाइंदे ने कुछ नहीं कहा था। उसके बाद मुर्तज़ा वहाब साहब ने कमेटी की फॉर्मेशन भी बता दी कि जी ये चेयरमैन होगा, ये मेंबरान होंगे, वो भी खुद ब खुद। उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला साहब ने कहा कि हम कमेटी को नहीं मानते, तो ये खुद ही कमेटी बनाई, खुद ही उसकी मुखालफत कर दी, प्याली में तूफ़ान उठाए रखा। ये ज़रूर है कि बातचीत चल रही है, मुशावरत चल रही है, और कराची के इन हालात से जो पिछले दिनों मीडिया दिखाता रहा, हम देखते रहे, हम ऑब्ज़र्व करते रहे, हमारे हल्के हैं, हमारे लोग हैं, उस सूरत हाल से निकलने के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने
सिंध हुकूमत को ऑफर की है कि हम आपके साथ मदद करने को तैयार हैं। आप ये तमाम कराची के जो मसाइल हैं, जिसमें गंदगी का मसला है, गटर का मसला है, पानी का मसला है, ट्रांसपोर्ट का मसला है, इनसे निकलने के लिए आपको जो मदद चाहिए फेडरल गवर्नमेंट की, हम तैयार है। आइए किस तरीके से उसको कोई सी मतलब सिस्टमाइज कर लें। उसमें किसी ने नहीं कहा कि कराची टेक ओवर हो रहा है, किसी ने नहीं कहा कि कराची पे कब्जा हो रहा है, फेडरल टेरिटरी बन रही है। ये खुद ही प्याली में यानी कि हलीम आदिल शेख साहब, ये जो गवर्नर राज की बात की जा रही है, इसमें हकीकत कुछ नहीं है, क्योंकि एक्सप्लेनेशंस तो बहुत आ रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम सिंध माँ जैसी है, उसको तकसीम नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी के और भी रहनुमा इस पर बात कर रहे हैं कि किसी तौर ये कबूल नहीं किया जाएगा कि कराची को सिंध से अलग किया जाए। आप कह रहे हैं इसमें कोई हकीकत नहीं है, गवर्नर राज की कोई बात नहीं हो रही है। देखिए, एक तो बात मैं क्लैरिटी चाह रहा हूं आपसे कि किसने कह दिया कि सिंध तकसीम हो रही है, किसने कह दिया, कहां कह दिया, किसने सुन लिया। और जब गवर्नर राज की बात कब होती है? हमेशा जवाब में होती है। जब ये कहते हैं ना कोई गैर आईनी नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, ये नहीं हो सकता, वो उसके जवाब में फिर हमारा कोई बंदा एक बयान देता है कि नहीं गवर्नर राज गैर आईनी तो नहीं है ना, लग नहीं रहा, ना हम सोच रहे हैं, ना होना चाहिए, ना गवर्नर राज गैर आईनी है, ना आर्टिकल 149(4) गैर आईनी है, ना आर्टिकल 235 गैर आईनी है, सब आइन में मौजूद है। लेकिन हलीम साहब, इस तरह की बातों को ना लोग पॉलिटिकल हिंट्स ले लेते हैं। देखिए, लोगों के लेने से नहीं है। जब ये बात क्या, कल कहाँ तक कौन खुदा न खास्ता सिंध को तोड़ रहा है, कौन धरती माँ को तकसीम कर रहा है? भाई धरती माँ तो पाकिस्तान है और सूबा सिंध है, उसको कोई नहीं तोड़ना चाहता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयान आ चुका है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल बयान पार्लियामेंट में कि हम सिंध की तकसीम नहीं चाहते, हम नए सूबे सिंध में सूरत हाल नहीं है, मुल्क की यकजहती में फर्क पड़ेगा, हम नहीं चाहते। उसके बाद बार बार ढंडोरा पीटना जो बात है ना, वो कहते हैं कि जी हम माँ को तकसीम नहीं होने देंगे। अल्लाह ना करे कि कोई तकसीम चाहता हो। लेकिन हलीम आदिल शेख साहब, साथ साथ वसीम अख्तर साहब ने ये भी कहा है कि सूबा पंजाब भी तो तकसीम होने जा रहा है और उसके लिए भी बात की जाती है, पीपल्स पार्टी वहाँ पर फेवर कर रही है। अगर यहाँ पर सिंध में ऐसा किया जाए तो वो भी वो गैर आईनी तो नहीं होगा, और अगर कोई सपोर्ट करना चाहे तो उसमें कोई मजायका नहीं है। इसमें इतनी यहाँ तक बात करना कि कोई धरती माँ को तकसीम नहीं कर सकते, इस तरह से बात करना क्या ज़रूरी आपको लगता है कि यहाँ पर ये ऑप्शन है मौजूद? देखिए, इशू ये है कि बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी को अपना जो सिंध का अंदरूनी सिंध का जो वोट बैंक है उसको लाने के लिए सिंध कार्ड खेलना पड़ेगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि सिंध खुदा न खास्ता बचाए, पीपल्स पार्टी बचा सकती है, नहीं तो सिंध नहीं बचेगा। एमक्यूएम को महाजिर कार्ड खेलना पड़ेगा, और ये दोनों लिसानी कार्ड खेले जाने से पाकिस्तान को नुकसान होता है, सिंध को नुकसान होता है। हम तहरीक इंसाफ, हम पाकिस्तान की पार्टी हैं, हम कोई कार्ड नहीं खेलते। हम इन कार्ड्स को, महाजिर कार्ड, सिंध कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, हम डिस्कार्ड कर चुके हैं इसको। मैं समझता हूँ कि ये दोनों से सियासी जमातों की पॉलिटिकल गिमिक्स है कि उन्होंने अपना वोट बैंक बचाना है, उन्होंने अपना वोट बैंक बचाना है। उन्होंने कहना है कि जी बस हम ही महाजरों के हामी खैर खा हैं, बाकी कोई नहीं है। पीपल पार्टी कहना है कि हम अगर गए तो खुदा न खास्ता सिंध नहीं बचेगा। तो ये बस बेचारे मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है, ना कि सिंध। और वजह मैं आपकी बात को जवाब दे दूं, आप पहले ही बात कर रहे थे, सिंध के सूबे के मसले को इंतजामी की बजाय लिसानी बना दिया गया है। और सिंध में खुदा न खास्ता अगर इस किस्म की बात होती है तो प्योरली लिसानी बुनियादों पर होगी, और पहले वो नक्शे वक्शे जिनापुर ये वो पता नहीं क्या क्या। इसलिए मैं नहीं समझता कि सिंध को हम कोई उनसे पंगा ले लें, हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन शेख साहब, कल की मीटिंग में जो मुस्तफ़ा कमाल साहब को शामिल किया गया, उनसे मुशावरत की गई, उस पर दो पार्टीज ने काफ़ी एतराज़ उठाया। ऑल्दो बीइंग नाज़िम आला, उन्होंने कराची के लिए बड़ा काम किया था और उनके एक्सपीरियंस से मशवरा लेना कोई मुज़ाहिका नहीं था उसमें। लेकिन ये एतराज़ क्यों उठा, आप क्या समझते हैं? लाज़मी बात है कि एमक्यूएम और वो कहते हैं ना, उनको ईंट कुत्ते का बैर है इनके दरमियान में। तो एमक्यूएम के और पीएसपी के दरमियान तो उनको कहाँ अच्छा लगेगा। वसीम अख्तर साहब कहाँ समझेंगे कि मैं जिंदा हाथ होता रहे ना। एलाई से तो हमारा निकाह तो नहीं है किसी से, वो पार्टी हमारे इत्तेहादी है, लेकिन वो अलग पार्टी है, हम अलग पार्टी हैं, हमारा अलग नजरिया, उनका अलग नजरिया। हमने इलेक्शन आमने सामने लड़ना है। इत्तेहाद देखिए, इत्तेहादी होने का मतलब ये नहीं होता कि हमारी कोई एक पार्टी हो गई, हम एक हो गए, हम इकट्ठे हो गए, ऐसा नहीं होता है। हमारी पार्टी अपनी है, उनकी पार्टी अपनी है, उनका नजरिया अपना है, हमारा नजरिया अपना है। बिल्कुल सही है। आपकी बात ठीक है कि यहाँ पर अपने अपने नजरिए हैं और उसी लिए बात की जा रही है। तो फिर अब आगे क्या होने जा रहा है? आपको लग रहा है कि ये दोबारा से उसी तरह सिचुएशन रहेगी, या एक होकर एग्जीक्यूटिव मामलात पर, या फिर जो इश्यूज हैं कराची के, सिंध के, सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर दोबारा से कमेटीज बनेंगी, या फिर आपको लग रहा है खत्म हो गया इम्कान इसका?
कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ। कल ये मीडिया कंजम्पशन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ। कराची को हमने लावारिस नहीं छोड़ना, चीफ जस्टिस साहब भी कह चुके हैं। और जो शहर इसका मुल्क ने आगे जाना है तो कराची ने ठीक होना है। ये बात आपकी बहुत बड़ी है कि कराची को लावारिस नहीं छोड़ना, लेकिन शेख साहब वहीं पर सिंध हुकूमत ये भी कहती है कि वफाक ने 2 साल में 245 अरब रुपए कराची और सिंध के लिए नहीं दिए हैं, वफाक कॉपरेट नहीं कर रहा। इसमें आप क्या समझते हैं कि सद तक सदाकत है? फिगर्स तो मौजूद हैं कि फंड्स नहीं मिले, अब इसमें फिर किसकी गलती है? अगर आप पूरी बात सुन लेंगे तो मैं जवाब दूं। अगर आपने सवाल में सवाल करना है तो आप सवाल कर लीजिए, पहले सारे मैं इकट्ठे जवाब दे दूं। देखिए, मैं आपसे बताना चाह रहा था कि जो मैं कन्फ्यूजन ख़त्म करना चाहता हूं कि ये बहुत सारे स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी है, पीटीआई, हमारे स्टेक्स और वोट के हिसाब से पीपल पार्टी की गवर्नमेंट है, एमक्यूएम है, दीगर इदारे हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं। यहाँ अगर जोही के अंदर सैलाब आ जाए, बंदा दख्त पर टंग जाए तो फौज चाहिए, कल नेवी की कश्ती डूब जाए वहाँ नेवी चाहिए, कुएं में गाड़ी गिर जाए वहां पर फौज चाहिए। इतने बड़े मसले में अगर फौज आती है तकलीफ हो जाती है। जो काम ये 12 साल में नहीं कर सके, 5 दिन में फौज आके नाले साफ करके चली जाती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि सब स्टेक होल्डर्स मिलकर इंशाल्लाह इस मसले को हल करेंगे। अब आता हूं फंड्स के ऊपर। ये फंड 2 साल में कब नहीं हुए हैं, ये जब नादिर शाही लॉकडाउन लगा कराची में, जिसमें कहा गया ये भी बंद कर दो, सब बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। उस वक्त जो था ये हमारे रेवेन्यूज कम इकट्ठे हुए। उसके बाद सिंध में 225 अरब कम आए हैं, तो पंजाब में 475 अरब कम गए हैं, केपी में 156 अरब कम गए हैं। ये एनएफसी अवार्ड ऐसा नहीं होता है कि जी इमरान खान साहब ने जेब से पैसे निकाल के देने हैं। जो रेवेन्यूज इकट्ठे होते हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जब आपने कराची को बंद कर दिया, जहां से मुल्क के 65% रेवेन्यू इकट्ठे होते हैं, तो ये तो शॉर्टेज तो आनी थी ना। रेवेन्यू आता तो फिर डिस्ट्रीब्यूट भी होता और इसी तरह मामला मजीद खराब हो गए। रेवेन्यू इकट्ठा करना भी तो वफाक की जिम्मेदारी है शेख साहब। ऑब्वियसली सूबे भी इस पे काम अपना करते हैं। लेकिन अगर शहर बंद कर देंगे तो क्या होगा, लॉकडाउन कर देंगे तो क्या होगा, नादिर शाही लॉकडाउन कर देंगे तो क्या होगा, कराची शहर को पक्का लॉक कर देंगे तो क्या होगा? क्या करें, घरों से जाके पैसे निकालते, तजूरियां तोड़ के निकालते। लाजमी बात है, जब पूरा कोरोना में तो इमरान खान ने खोला है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। आज पूरी दुनिया कह रही है स्मार्ट लॉकडाउन किया, यहाँ तो था बंद कर दो, हर चीज बंद करो, छुप जाओ घरों में जाके। ये था यहाँ तो। वी रियली अप्रिशिएट स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी, लेकिन 7 माह से लॉकडाउन हुआ, पिछले साल भी रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो सका था, ये आपको भी पता है। पिछले साल काफी इतना शॉर्टफॉल नहीं था, बहुत मिनिमम था, बहुत मिनिमम था। और इन ठीक है, शॉर्टफॉल होता है, लेकिन आपने सही कहा कि पिछले साल इतना नहीं था, इस साल लॉकडाउन की वजह से इफेक्ट हुआ। जी जी, बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जी आप एंडिंग कमेंट्स देना चाह रहे हैं? मैं कह रहा था आखिरी क्वार्टर के बाद शॉर्टफॉल ज्यादा हुआ था, 3 क्वार्टर में ठीक था हमारा सब कुछ। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और पीटीआई का मौक़िफ़ जरूरी था इस तमाम सिनेरियो के। बिल्कुल, अभी एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक अफसोसनाक वाक़े को आज हम शामिल करेंगे। नौशहरा में ये वाक़या पेश आया था 15 अगस्त की शाम, जब एक बच्ची की लाश मिली। जब वो लाश मिली, उसके बाद जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता लगा कि उस बच्ची के साथ ज़्यादती करके उसे कत्ल किया गया। और फिर उसके बाद उस कातिल को ना सिर्फ पकड़ा गया, बल्कि उस जालिम इंसान ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। और ये सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात, ये फिर एक वही बात कि पड़ोसी हमसाए यही वो दरिंदे होते हैं जो इस तरह से काम करते हैं और उसके बाद जब कत्ल कर देते हैं तो फिर पुलिस जो है वो अब चूँकि गिरफ़्तार कर चुकी है, इसीलिए अब हम इसमें हमें तसल्ली है कि अब इंशाल्लाह इस शख्स को जो है सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो ये वाक़या है क्या, कब पेश आया, चूँकि ऑब्वियसली जो फैमिली है उसने कब इस बारे में रिपोर्ट किया, हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं DPO नौशहरा नजमुल हुसैन साहब, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नजम साहब। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा, इंतहाई अफसोसनाक पहले तो ये वाक़या, ऑब्वियसली इस तरह से जब भी वाक़यात आते हैं तो बड़ा दिल दुखता है, बड़ा हम परेशान होते हैं कि आखिर ऐसे क्यों होता है हमारे माशरे में। लेकिन पहले ये बताइएगा कि ये हुआ कब, किस तरह से आप रिपोर्ट हुआ, फिर किस तरह से इन्वेस्टिगेट करके मुलजिम तक आप पहुँचे? जी ये अफसोसनाक वाक़या जो है 15 अगस्त को नौशहरा का एक गाँव है हमजा रशा, वहाँ पे पेश है। काफ़ी पसमानदा इलाका है और दूर दराज का इलाका है। बच्ची सीमा, जिसकी उम्र को अंदाज़न तकरीबन 6 साल थी, वो अपने घर से खेल कूद के लिए जोहर की नमाज के टाइम पे निकली है। जब 2 घंटे वो घर वापस नहीं आई तो घर के लवाकीन ने उसकी तलाश स्टार्ट की और तलाश के दौरान ही वो असर के टाइम पे
उसकी तशद्दुद लाश जो है बोरी में बंद पड़ी थी एक वीरान पोल्ट्री फार्म के अंदर, जहाँ से उसको रिकवर किया गया और फिर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। इसके ऊपर हमारी एक GIT कॉन्स्टिट्यूट की गई थी तफ्तीश के लिए और मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए, क्योंकि डेड बॉडी जो थी वो काफ़ी तशद्दुद थी और घर के बिल्कुल नज़दीक से ही मिली थी। तो हमारा ये एप्रीहेंड किया जा रहा था कि प्रॉबेबली जो अक्यूज्ड है वो शायद किसी इलाके का है। इसी सिलसिले में जो है पुलिस ने अपनी स्पेशल टीम तश्कील करके इलाके के मौजूद जितने भी लड़के जो कि 15 से 35 साल की उम्र थे उनकी प्रोफाइलिंग का आगाज किया हम लोगों ने। और इसके साथ साथ हमारा इस टीम के अंदर एक मेन फोकस था कि काफी बेदर्दी से बच्ची को कत्ल किया गया था, तो हम एप्रीहेंड कर रहे थे कि जो मुलजिम है उसके जो कपड़े हैं वो भी खून आलूद होंगे। तो ये भी हमारी टीम का एक फोकस था। उसी फोकस के साथ जब हम सर्च कर रहे थे और प्रोफाइलिंग कर रहे थे तो हमें एक घर से जो है एक गीले कपड़े मिले जो कि अभी रिसेंटली धुले हुए थे। तब उनको मजीद चेक किया गया तो उसमें से खून के दाग नजर आए। उसी बेसिस के ऊपर फिर हमने मुलजिम को तफ्तीश के अंदर शामिल किया और जिसने बाद में अपना जुर्म का इतराफ भी किया। DPO साहब, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन वी अप्रिशिएट कि पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की और पकड़ लिया। एतराफ़ जुर्म में इस दरिंदे का क्या कहना था, और ये भी कहिएगा कि कानून में क्या सज़ा मौजूद है ऐसे लोगों की, ऐसे जानदारों की। इंसान तो मैं इसे बिल्कुल नहीं कहूँगी। एक 6 साला मासूम कली को किस कदर बुरी तरह से मसक डाला, उस माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी, उस बच्ची के घर वालों पर क्या गुजर रही होगी। वी कैन नॉट इवन इमेजिन दैट। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही निहायत ही अफसोसनाक वाक़या है। जो मुलजिम है उसकी उम्र भी अंदाज़न 17 से 18 साल उम्र है और ये ऐसा है कि सज़ा तो बहुत सख्त मौजूद है। इंशाल्लाह हमारा जो अगला चैलेंज है वो यही है कि हमने इस मुलजिम को कैसे किरदार तक पहुँचाना है और हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई लकीना मौजूद ना रहे। तो उसके लिए हमारी तमाम टीम जो है JIT कोशिश कर रही है तमाम एविडेंस जो है DNA के सैंपल वो सब मैचिंग वगैरह करने के लिए। और दूसरा, आपके तवज्जो से मैं ये तमाम वालिदैन को भी मैसेज देना चाहूँगा और इलाके के जो बड़े लोग हैं उनको भी मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे सारे मुलजिम जो हैं हमारे आस पड़ोस के अंदर मौजूद हैं। अभी हमारा भी पुलिस के साथ साथ एक एज ए सिविलियन भी हमारा एक फर्ज बनता है, इखलाकी जवाब बनता है कि हम ऐसे। DPO साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और ऑब्वियसली जो भी इसको सज़ा मिलेगी वो इंशाल्लाह कानून के तहत मिलेगी और हम ये उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द मिले। ये बताइएगा साथ अवेयरनेस के लिए भी कि जिस तरह से हमने देखा कसूर की ज़ैनब है या फिर ये बच्ची है छोटी सीमा, इसके साथ भी यही हुआ। मोहल्लेदार, जानने वाले रिश्तेदार अक्सर ऐसे होता है कि वही इसमें मुलविस होते हैं, करीबी रिश्तेदार। इस पर क्या कहेंगे, कैसे अवेयरनेस फैलाई जा सकती है ताकि बच्चों को इसी तरह बचाया जा सके? जी बिल्कुल, मैंने वही बताया कि इसमें मतलब हमें एज अ सोसाइटी सोचने की जरूरत है, क्योंकि जो भी इंसिडेंट होते हैं कोई इसके ऑर्गेनाइज किस्म का गैंग अवेलेबल नहीं है, बल्कि ये हर दूसरी गली मोहल्ले के अंदर अपने ही पड़ोसी इस तरह के काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमारी लेवल के ऊपर भी अवेयरनेस कैंपेन मीडिया से भी मतलब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो भी इसके लिए कैंपेन करें और ये चीज़ जो है मैसेज ग्रॉस रूट लेवल तक पहुंचना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को भी सेव करने की जरूरत है। बिल्कुल, ऐसे दरिंदों से उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं DPO साहब। थैंक यू सो मच, नॉट जस्ट फॉर ज्वाइनिंग इन द शो बट फॉर डूइंग व्हाट इज बेस्ट। जस्टिस के लिए हमारी पुलिस तो मौजूद है ही और वो कार्रवाइयाँ कर भी रही है, लेकिन हमें प्रिवेंशन की तरफ जाना है कि कैसे हम अपने मासूम बच्चों को बचा सकते हैं। अवेयरनेस फैलानी है और अपने बच्चों को अपने हिफाजत में रखना है। बिल्कुल, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को लिए जो है वो अवेयर करने के लिए उनको बताएं और इस चीज़ को छुपाएं मत, क्योंकि इस तरह से जब वाक़यात होते हैं वो ज़्यादा दिल खराश होते हैं। एनीवेज, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे वाक़यात जो हैं वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। इनसिक्योरिटीज़ की अगर बात करें तो भारतीय आवाम, भारतीय जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको सबसे ज़्यादा ये इनसिक्योरिटीज़ फेस होती हैं और वो तब फेस होती हैं अगर कोई उनका अदाकार किसी बैरून मुल्क जाए, दौरा करे और किसी ऐसे मुल्क से मिले कि जब जिसने कभी क्रिटिसाइज़ किया था तो वो इनसिक्योर हो जाते हैं। बिल्कुल, वो इनसिक्योर हो जाता है और ख़ास तौर पर भारत की हुकूमत BJP की जानिब से ख़ास तौर पर अदाकार आमिर खान को तनकीद का निशाना बनाया गया जब वो टर्की में फर्स्ट लेडी से मुलाकात कर रहे थे। बिल्कुल, तैयब अर्दोगान की अहलिया से उन्होंने मुलाकात की क्योंकि वो इस वक्त आमिर खान जो है इस वक्त तुर्की में एक फिल्म की शूटिंग के लिए मौजूद थे। लेकिन फिर हुआ क्या
कि ये चीज़ कुछ लोगों को पसंद नहीं आई है और सब ने यही कहा कि लगता है आमिर खान को भारत में डर लगता है। फिर किसी ने कहा कि आमिर खान जो हैं वो भारत में तो इस तरह से नहीं करते और जैसे ही भारत से बाहर निकलते हैं तो किसी ऐसे मुल्क से जाकर मिल लेते हैं जिससे भारत के ताल्लुकात ठीक नहीं हैं। उन्होंने तो ये भी कह दिया, इजरायली प्रेसिडेंट से जब मिलने की बात हुई थी तो उन्होंने कन्नी कतरा ली थी और अब जाकर टर्किश फर्स्ट लेडी से मिल रहे हैं। लेकिन अबू सर इन तस्वीर में लग तो वो काफ़ी अच्छे रहे हैं बट काफ़ी बूढ़े भी लग रहे हैं। मुझे लग रहा है थोड़ी या एज किसी फैक्टर आ गेटअप में चुका है है शायद, या हो सकता है मूवी के गेटअप में हो या फिर वैसे। वेलकम बैक नाज़रीन। जब से कोरोना और उसके बाद लॉकडाउन, उसके बाद सूरत हाल ये हुई कि इकॉनमी जो है खासी मुतासर हुई थी, तो अब ये उम्मीद जाहिर की जा रही है, ये बातें सामने आ रही हैं और रिपोर्ट सामने आ रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बेहतरी की तरफ गामजन है। और इसी हवाले से कल एक ट्वीट भी किया गया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से और उन्होंने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से भिजवाई जाने वाली तरसीलात ज़र 2 अरब 76 करोड़ 68 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई, जो कि इस माह में भिजवाए जाने वाली तरसीलात ज़र में सबसे ज़्यादा सरमाया है। इस हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि जुलाई में मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन तरसीलात ज़र 2 अरब 76 करोड़ रुपए डॉलर मौसूल हुई। ये जून 2020 के निस्बत 12.2%, जबकि जुलाई 2019 के निस्बत 36.5% ज़्यादा है। तो ये तो बड़ी अच्छी और पॉजिटिव बात है। स्टेट बैंक का ये भी कहना है कि ये तरसीलात ज़र जून 2020 की निस्बत 12.2%, जबकि जुलाई 2019 की निस्बत 36.5% ज़्यादा है और जुलाई में सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा 82 करोड़ डॉलर भेजे गए हैं, जबकि अरब अमारात से 53.82 करोड़ डॉलर, जबकि बरतानिया से 39 करोड़ और अमेरिका से 25 करोड़ डॉलर भेजे गए। इस हवाले से इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म ने जो ट्वीट किया वो हमने आपको बताया। उन्होंने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से भिजवाई जाने वाली तरसीलात ज़र सबसे ज़्यादा हैं, जो कि इस महीने में मौसूल हुई हैं। यौम आज़ादी के मौका पर ही उन्होंने कौम के नाम अपने पैगाम में ये भी कहा था कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। एंड आई थिंक ये उसी का एक और शाखसाना है कि चीज़ें जो हैं वो ओपन होती जा रही हैं, हमारी एक्सपोर्ट ऊपर जा रही है, लोगों का एतमाद बहाल होने से स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रही है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो मराद दी हैं वो पहले कभी नहीं दी गई एंड डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी इकोनॉमी में बूम की सूरत में आएगा। साथ ही साथ अबू सर हम हमेशा ये बात कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ 40 इंडस्ट्रीज वाबस्ता हैं, जिससे रोजगार बढ़ेगा। बिल्कुल, इससे रोजगार बढ़ेगा, मईशत जो है वो बेहतर होगी। तो पाकिस्तान की तरसीलात ज़र का अगर जायज़ा लिया जाए तो ये पता चलता है कि माली साल 2014 के इख्तिताम पर 15 अरब 83 करोड़ डॉलर्स बैंकारी निज़ाम के जरिए वतन आए हैं, जो कि लीगल सिस्टम है, लीगली और कभी मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोई अमल दखल नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। बिल्कुल, माली साल 2015 के इख्तिताम पर तरसीलात ज़र का हजम जो था वो 18 अरब 71 करोड़ डॉलर और माली साल 2016 के इख्तिताम पर 19 अरब 91 करोड़ डॉलर्स की तरसीलात ज़र हुई और माली साल 2017 की पहली छमाही में तरसीलात ज़र का हजम जो था वो 9 अरब 45 करोड़ डॉलर है और पाकिस्तान को माली साल 2013 में 13.92 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। ये तो पिछले दौरे हुकूमत की तमाम बात हो गई। ऐसी में अगर हम बात करें 2019 की, जो कि एडजस्टेंट ईयर है, उसमें 21.84 बिलियन जो है वो तरसीलात ज़र मौसूल हुई थी और इस साल सिर्फ जुलाई में जो मौसूल हुई वो बिगेस्ट नंबर है अभी तक का। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक आपको ये भी बताएं कि माली साल 2015-16 के दौरान पाकिस्तान में तरसीलात ज़र की आमद का हुजम 20 अरब डॉलर रहा और इसी तरह बैरून मुल्क से पाकिस्तान भेजी गई रकूम में इजाफे की शरह 6.38% रही, जो साल 2014 में 18.2% रही। यानी कि ये सिलसिला तो कई सालों से चल रहा है और हम हमेशा ये कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में। ये हमने नून लीग के दौर में भी देखा और तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इसमें इजाफा हुआ है। बिल्कुल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बहुत अमल दखल है। अगर इंपोर्ट्स कम होंगी, एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे, तभी पाकिस्तान के लिए ही बेहतरी की जाती है। तो बरामदात की अगर बात करें तो नवंबर 2018 में 1.843 अरब डॉलर की बरामदात हुई हैं, जबकि जुलाई से नवंबर 2019 के दौरान मुल्की बरामदात 9.55 अरब डॉलर रहीं, जबकि 2018 में इसी अरसे में यानी कि इसी टाइम फ्रेम में 9.113 अरब डॉलर की बरामदात की गई हैं और इसी दौरानिए में इसी तरह इस दौरानी में 43.7 करोड़ या फिर 4.8% बरामदात में
इजाफा हुआ। और इसी के साथ साथ दरामदाद का भी जिक्र कर लें तो दस्तावेजात के मुताबिक एक साल में दरामदाद में इजाफा हुआ, जिसमें मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं, मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है। इसके साथ साथ दरामदाद में जो दालें हैं और इस तरह की अशिया खुरनोश की चीज़ें हैं उनकी दरामदाद में भी इजाफा हुआ है। 2019-20 में ट्रांसपोर्ट ग्रुप में खासा इजाफा हुआ, पेट्रोलियम दरामदाद में इजाफा हुआ। तो ये पूरा सिनेरियो रहा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के साथ साथ तरसलाते ज़र का। लेकिन वहीं पर सवाल फिर ये पैदा होता है कि अगर तरसलाते ज़र मैक्सिमम रिसीव हुई हैं जुलाई के महीने में, तो डॉलर की प्राइस में डिफरेंस क्यों नहीं आया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब इक़्तिदार में आई थी तो उस वक्त एक डॉलर की कीमत 122 रुपए थी, जो कि 162 से 167 167.61 रुपए पर पहुंच गई। और फिर रुपए की कदर में कमी के हवाले से जो माजी में पीटीआई चेयरमैन कहते थे, हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते थे, वो नहीं हो सका। बिल्कुल, अब ये तमाम मामला है। ऑब्वियसली जब आपके पास फॉरेन रिजर्व्स होंगे तो फिर डॉलर जो है उसको कम होना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसे देखने में नहीं आ रहा। और वो जो अब दावे किए जाते थे, अब उससे बात जो है अब लग रहा है कुछ हकीकत और है। साल 2014 से 17 के दौरान डॉलर की कीमत 98 से बढ़कर 111 रुपये जा पहुंची थी, लेकिन साल 2018 के अवाइल में डॉलर 115 रुपये का था। अब जुलाई 16 से 20 जुलाई के दौरान डॉलर की कीमत 10 रुपये तक इजाफा देखने में आया। फिर पाकिस्तान में इंतखाबी नताइज के बाद न सिर्फ रुपये की कदर में गिरावट को ब्रेक लग गई, बल्कि इसकी कदर दोबारा बहाल हो गई। बिल्कुल, और अब उधर ये वही टाइम फ्रेम है जिस पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहती है कि आर्टिफिशियली डॉलर को कंट्रोल किया गया था। लेकिन ओपन मार्केट का अगर जिक्र करें तो डॉलर की कीमत 171 रुपये से कम होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 129 पर भी आई, 127 पर भी आई। फिर 2019 में, और मई का ये महीना था इफ आई रिमेंबर, ओपन मार्केट में रुपए की कदर, डॉलर की कदर जो है रुपए के मुकाबले में डॉलर की जो कदर है वो 2 रुपये 25 पैसे इजाफे के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह 146 पर गई, और अब तो हम सब जानते हैं कि 167.61 हो चुकी है। बिल्कुल, अब हम ये जायजा लेने की कोशिश करते हैं कि एक आम पाकिस्तानी जो है उसका रुपए की कदर में इजाफे से आखिर क्या ताल्लुक है। तो पाकिस्तान की सियासी और सफारती तारीख में ना सिर्फ अमेरिका की अहमियत रही है, बल्कि मुआशी तारीख में अमेरिका और अमेरिकी करेंसी डॉलर का अमल दखल खासा अहम है। ये ऐसी नहीं है कि इसका कोई अमल दखल आम जिंदगी में नहीं, बहुत ज्यादा इसका असर होता है। आप वो बात तो नहीं कर रहे जो लोग अक्सर कहते हैं कि आपने डॉलर लेकर रखे हुए हैं, जो आपको मतलब ये आपकी टोटल इकॉनमी से इसका लिंक है। दुनिया के मौजूदा तजारती और मुआशी निज़ाम में डॉलर को खरीदी किरदार अदा है डॉलर का, और क्योंकि दुनिया में तजारत के लिए सिर्फ डॉलर को ही करेंसी तस्वर किया जाता है। और इस हवाले से हमारी कोशिश होगी कि ये मामला है कि आखिर डॉलर के हवाले से किस तरह से सारी बात की जाती है कि डॉलर का किस तरह से कम किया जा सकता है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात इकोनॉमिस्ट हैं शाहिद सिद्दीकी साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि जुलाई में 2020 जुलाई में 2 अरब 76 करोड़ डॉलर की तफसीलात यानी कि रेमिटेंस जो हैं हमें मौसूल हुई, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अब तक की रिकॉर्ड है। कितना फ़ायदा होगा इससे, क्या हमारी इकॉनमी को फ़ायदा होगा, इस पर बताइएगा कुछ। देखिए, मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि जब 9/11 हुआ था तो हमारी तफसीलात आती थी वो सिर्फ 1.5 अरब डॉलर सालाना थी। अब ये इतनी ज़्यादा हो गई है, हम तन आसानी में चले गए और हमने कहा कि हमें बरामदात बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये पैसा आ रहा है और ये हमने नजरअंदाज कर दिया कि तरसीलात से एम्प्लॉयमेंट करता, रोजगार लोगों को मिलता है, इंडस्ट्री चलेगी जब बरामदात होंगे। तो ये जो पॉलिसी थी कि आप बरामदात को ना बढ़ाएं और रेमिटेंसेस को बढ़ा लें, ये पाकिस्तान के लिए सही नहीं है। उसकी वजह एक और भी है कि अगर आप देखें इस हुकूमत के दौर में 3 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस बढ़ गई और 2 अरब डॉलर की बरामदात गिर गई, नीचे चली गई। तो ये वो चीज है जिसको सोचने की जरूरत है, एक चीज। दूसरे कि दुनिया के जो हालात हैं, आपको पता है कि मशरकी वस्ता में क्राइसिस है, तेल की कीमतें जा रही हैं, कम जा रही हैं। अगर हमने उनकी रेमिटेंसेस पर अपना इन्हिसार किया और उस पैसे को सरमायाकारी के बजाय तिजारती खसारा कम करने के लिए इस्तेमाल किया, तो जब ये खुदा न खास्ता झटका लगेगा, आलमी बैंक भी कह रही है, सारी दुनिया भी कह रही है, हमें भी पता है कि पाकिस्तानियों को वापस आना है, इन मुल्कों की मईशत कमजोर है, वो रेमिटेंसेस गिरेंगी तो हमारे लिए एक झटका हो जाएगा। तो बुनियादी तौर पर रेमिटेंसेस का फायदा उस वक्त है जब उस पैसे को आप हुकूमत सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल करें और उस सरमायाकारी से सनती तरक्की हो, लोगों को रोजगार मिले, मईशत की शरह नमू बढ़े। हमने तो बरामदात जो गिर रही हैं उस नुकसान को पूरा कर रहे हैं। और बरामदात क्यों गिर रही हैं कि आपने जो टैक्सों का निजाम रखा है उसमें बिजली, पेट्रोल, गैस के नर्क बढ़ते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं। जहां महंगाई बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो बरामदात नीचे जाएंगी। अगर मैं आपसे अर्ज कर दूं
कि अभी हम बात कर रहे थे खुश हो जाएं, जरूर रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, मगर आज मेरे मुल्क की एक्सपोर्ट जो हैं वो 2011 से नीचे हैं। 2011 से हम बहुत कुछ 4 अरब डॉलर पीछे हैं। इस दौरान में तो बढ़नी चाहिए थी। तो इन चीजों पर अगर गौर नहीं करते तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात। लेकिन शाहिद साहब ये भी देखिए ना कि जैसे आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव होगा, तो गवर्नमेंट उसके लिए फेवरेबल सिनेरियोज तो बना रही है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो मराद दी गई वो माजी में कभी नहीं दी गई थी, और आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में या रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट्स गोना पुश आवर इकोनॉमी। नहीं, मैं अर्ज कर रहा था डॉलर को इन्वेस्टमेंट के लिए। अच्छा, देखिए मुझे वो इंडस्ट्री, देखिए तामीरात आप जरूर करें, उसमें उससे बड़ा फायदा है। मेरे मुल्क को जो जरूरत है ऐसी इंडस्ट्री की जरूरत है जिससे मेरी बरामदात बढ़े, इसलिए मैंने डॉलर से लिंक किया है। आप वो इंडस्ट्री डाल रहे हैं जिससे आपकी इंपोर्ट कम हो, जिससे आपकी एक्सपोर्ट बढ़े, ये बुनियादी नुक्ता है। आप ये देखिए कि हमारा तिजारती खसारा कितना ज्यादा है। आज भी अगर हमने तिजारती खसारा कम किया है तो वो इंपोर्ट्स कम करके किया है, हालांकि बरामदात गिरी हैं। जब आप इंपोर्ट्स इतनी ज्यादा कम कर देंगे तो आपका ग्रोथ रेट तो 2% से नीचे चला गया, तो आपकी आबादी जो है 2% से ज्यादा बढ़ रही है। तो मेरा कहना यह था, नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी सनतें लगाइए जिससे बरामदात बढ़ें और इंपोर्ट्स कम हो। लेकिन शाहिद साहब उसके बाद इंडस्ट्री के कंस्ट्रक्शन पे भी जाए, सही है, लेकिन बुनियादी नुकता डॉलर को इन्वेस्ट करें, आप मशीनरी इंपोर्ट करके करें। मैं तो उस तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ आपकी। जी सही है शाहिद साहब, लेकिन आपने जिस तरह जिक्र किया है कि ऑब्वियसली 2011 के बाद एक्सपोर्ट्स हमारी नहीं हुई हैं, और इसकी वजह भी यही है कि पिछली हुकूमत में ऐसे हुआ कि इंपोर्ट्स के लिए खासी फेवरेबल कंडीशंस दी गई थी और एक्सपोर्ट के लिए कुछ खास मराद नहीं थी। अब ये किया जा रहा है कि इंपोर्ट्स को काफ़ी हद तक रोका जा रहा है कि गैर ज़रूरी तौर पर चीज़ें ना मंगवाई जाएँ, और एक्सपोर्ट के लिए फिर ऑब्वियसली तभी होगा ना जब आपके पास रॉ मटीरियल होगा, इंडस्ट्री बनेगी तो फिर वो एक्सपोर्ट करेगी, तो इसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अभी आपको लग रहा है कि उस तरफ जा रहे हैं? नहीं, देखिए मैं आपसे अर्ज कर दूं कि हमारा मुल्क है, आपका मुल्क है, हमें इस पे सोचना है। इस हुकूमत ने बिल्कुल सही ये दावा किया है कि हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 20 अरब डॉलर से कम होकर 3 अरब डॉलर सालाना पर आ गया। ये तो आप मानते हैं ना। पाकिस्तान की तारीख में इतनी जबरदस्त बेहतरी नहीं आई, मगर सवाल ये पैदा होता है कि जो 17 अरब डॉलर साल का कम हुआ उसका रिफ्लेक्शन कहीं मईशत में नजर नहीं आ रहा। हमारे रिजर्व जो हैं वो तकरीबन 12 अरब डॉलर के हैं, और जिस वक्त इमरान खान साहब ने हलफ उठाया था उस वक्त 10 अरब डॉलर के थे, तो 2 अरब डॉलर के मेरे रिजर्व बढ़े और 15 अरब डॉलर के कर्जे बढ़ गए। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके रिजर्व नीचे, इसका मतलब है आपके रिजर्व नीचे चले गए, तो जब मेरे मुल्क के रिजर्व नीचे जाते हैं तो ये जो 17 अरब डॉलर की आपकी कमी हुई करंट अकाउंट डेफिसिट में, वो मईशत में कहीं नजर नहीं आ रही। क्या सरमाए का फरार हो रहा है, क्या मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, क्या जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिरा है? मैं आपको बता रहा हूँ इस 2 साल में, मैं आपको फिगर दे रहा हूँ इसलिए कि हमारा आपका मुल्क है, हमें सोचना है। 2018 का जो माली साल था वो मैं आपको फिगर दे रहा हूँ, 5 अरब डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान आई। 5 बिलियन डॉलर्स 2018 में पिछली हुकूमत का दौर था। इस हुकूमत के दौर में 2 साल में जो है वो 2 अरब डॉलर की आई। इसका मतलब 6 अरब डॉलर तो हमारे 2018 के बयां गिर गए। तो मुझे ये देखना है कि मेरी रेमिटेंसेस भी बढ़े, मेरी एक्सपोर्ट भी बढ़े, मेरे रिजर्व भी बढ़े, मेरे कर्जे कम हो, मेरी महंगाई कम हो, मेरा बजट खसारा कम हो, मेरी बेरोजगारी कम हो। मैंने अगर इन अहदाफ को नहीं रखा और कभी जो है रेमिटेंसेस पे शोर मचाना शुरू कर दिया, कभी इंपोर्ट्स पर मचाना शुरू कर दिया, ये कोई फायदा नहीं है। उसकी वजह ये है अच्छा, इसका फायदा फिर असल में मिलेगा कब? शाहिद साहब देखें, आम आदमी के लिए तो फायदा वो है महंगाई कम हो, रोजगार के मौके हो, हमारी इकोनॉमी बेहतर हो, ताकि घरों के चूल्हे जो हैं वो अच्छे से चलते रहें। अब रेमिटेंस भी अगर आ रही है और इस पर भी ये लोग, खुशखबरी तो है ही डेफिनेटली कि अगर हाईएस्ट रेमिटेंस मौसूल हुआ जुलाई 2020 में, लेकिन वहां पर यह भी कहिएगा कि इससे डॉलर की प्राइस रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुई, इससे क्यों नहीं असर पड़ा, ट्रिकल डाउन इफेक्ट पड़ा इकोनॉमी के ऊपर और फिर अल्टीमेटली आम आदमी के ऊपर? देखिए, पहले आपको हमें पता होना चाहिए हम खड़े कहाँ हैं। मैं आपको कुछ आदाद शुमार दे रहा हूँ, ये स्टेट बैंक के और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हैं महंगाई के मुतालिक, और इससे आप अंदाजा कर लीजिए हम किधर जा रहे हैं। जी 2016, 2017, 2018 में पाकिस्तान में जो औसत अफरात-ए-ज़र था वो 4% सालाना था, 3 साल तक 4% सालाना। उस जमाने में भी मईशत में बहुत खराबियां थी, मईशत तबाह हो रही थी। मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छा था, लेकिन अफरात-ए-ज़र महंगाई 4% सालाना थी। स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट ये है कि जनवरी 2020 में देही इलाकों में
खाने पीने की अशिया की कीमतों में 23.8% का इजाफा हुआ। आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि आवाम को तो महंगाई से दिलचस्पी है, तो मुझे तो ये पता है कि 23.8% जनवरी 2020 में हो गया, ये हमें पता है। साल अभी तक दुनिया भर में, मैं आपको बता रहा हूँ, जब से ये वबा आई है, ये दुनिया भर में महंगाई कम हुई है, उसकी वजह डिमांड कम हो गई। लेकिन क्या स्टेट बैंक की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जहां वबा आने के बाद भी महंगाई बढ़ी है। लेकिन शायद साहब थोड़ा नेगेटिव आया है, पहले डबल फिगर में चला गया था, अब सिंगल फिगर में आ गया है। और इसके साथ साथ फिच ने भी रिपोर्ट दी है कल के पाकिस्तान की स्टेबल इकोनॉमी है, तो उम्मीद करते हैं कि ये मामला मजीद बेहतर हों और आइंदा चंद दिनों में पाकिस्तान मजीद बेहतरी की तरफ जाए। आप हमेशा बड़े जबरदस्त फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं, तारीफ भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं, लेकिन हमने होप का दामन पकड़ना है, हमने उम्मीद को पकड़ लेना है कि इंशाल्लाह हालात बेहतर जरूर होंगे। थैंक यू सो मच शाहिद साहब फॉर बीइंग विद अस। और ये वो तमाम कैलकुलेशंस थी जिसको आम आदमी के लिए समझना थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन जरूरी भी है, क्योंकि डायरेक्टली आपकी लाइफ जो है वो इफेक्ट होती है। अभी एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी आर्टिस्ट मौजूद हैं जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड आर्ट से बिल्कुल नहीं है। वो एक केमिस्ट हैं लेकिन आर्टिस्ट हैं, और उनकी जो आर्ट की साइड है उसको उन्होंने एक्सप्लोर किया। 25 साल वो अमेरिका में मकीम रही और 20 साल पहले पाकिस्तान वापस आ गई, और फिर जब पाकिस्तान वापस आई तो अपने आर्ट को कंटिन्यू रखने के साथ साथ उन्होंने सिस्टम में तब्दीली, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास कराने में अपना रोल बहुत प्ले किया। अमेरिका के सिस्टम को हम सब अप्रिशिएट करते हैं, बट आई थिंक सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन उन लोगों के लिए होनी चाहिए जो वापस आकर अपनी कंट्री को ना सिर्फ सर्व करते हैं बल्कि कुछ चेंज लाने की कोशिश भी करते हैं। सरूश निसार साहिबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग सच ब्यूटीफुल वर्ड्स। थैंक यू सो मच। आप आई, बहुत शुक्रिया। सरूश साहिबा, आपकी आर्ट वर्क देखा, बड़ा खूबसूरत है। पहले तो ये बताइएगा कब से ये आपको शौक हुआ, इंस्पिरेशन कहाँ से आई? क्योंकि आपने कोई फॉर्मली आपने सीखा नहीं है, लेकिन वैसे ही आपको मतलब मालूम हुआ, किस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे? माशाल्लाह। देखिए, मेरी जो वालदा थी, उनका भी इंतकाल हुआ, 3 महीने हुए, तो मेरी मदर जो थी वो पेंट करती थी। ठीक है। एंड शी वाज अ वेरी वेरी टैलेंटेड लेडी जिसको आर्ट से बहुत प्यार था। वो गाना भी गाती थी, हारमोनियम भी बजाती थी, और वो पेंट भी करती थी। और उन्होंने भी कोई सीखा नहीं था, बट उनकी पेंटिंग्स भी, तो आई थिंक बैक ऑफ माई माइंड उनकी ही इंस्पायर्ड मी, आई गेस। एंड देन along the line, you know, I had a friend who saw something in me and said कि, you know, I think I see an artist in you, you should be painting. तो इस तरह से मेरी पेंटिंग का आगाज़ हुआ, और मैंने कोई उनके कहने पे कोई 10-12 पेंटिंग्स बनाई, और एक छोटी सी एग्जीबिशन की जिसमें कोई 20-25 लोग आए होंगे। तो उनमें से 4 पेंटिंग्स उन्होंने कहा कि ये हमने खरीदनी है। तो आई हैड नो आइडिया कि इवन इनकी प्राइस क्या होगी। अच्छा, आपने तो वैसे ही बनाया था। सो जस्ट लाइक दैट, एंड देन उसमें काफ़ी आर्ट रिलेटेड एजुकेशनिस्ट भी आए। तो एक खातून ने, उनसे मैंने पूछा आपका क्या ख्याल है कि ये पेंटिंग्स, तो उन्होंने कहा कि ये मुझे बहुत इसमें गहराई नज़र आ रही है, और मेरा ख्याल है कि, मैंने कहा शुड आई गेट अ टीचर? तो उन्होंने कहा नो, लेट इट गो नेचुरली। आपको अपने, आई थिंक आपके अंदर है, और आप इसको ग्रो होने दें। बिल्कुल सही। एंड व्हाइल लुकिंग एट योर पेंटिंग्स, द डेप्थ, द कलर कॉम्बिनेशंस, दे आर अमेजिंग। जी, आई थिंक ये मेरी मॉम, ये मेरी अम्मी की तरफ से आया कि वो बहुत आर्टिस्टिक थी, उनको फ्लोरल आर्ट में भी बहुत इंटरेस्ट था, और उनको ज़िंदगी में भी खूबसूरती से बहुत प्यार था। तो फूलों से प्यार, सफाई से प्यार, ये सब कुछ मुझे, मेरा ख्याल है मेरे विरसा में मिला है। बिल्कुल, जीन्स है मेरी। अच्छा, ये जो सफाई से प्यार का आपने जिक्र किया, इसी पर आपने एक कैंपेन भी शुरू की। हम अमेरिका जब जाते हैं, व्हेन आई वेंट देयर, ट्रस्ट मी, उनकी साफ सुथराई जो है ना, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट की। बिल्कुल। पाकिस्तान में अफसोस होता है कि हम उस तरह से अभी एक सिविलाइज्ड कॉम नहीं बन सके, लेकिन यू आर प्लेइंग योर रोल इन दैट। आपने एक कैंपेन शुरू की, लेट्स क्लीन आवर सिटी। इसके पीछे क्या माइंडसेट था, किस तरह लोगों को इन्वॉल्व किया फिर आपने? देखिए, कोई भी, ये मेरा ख्याल है कि अगर कोई भी इंसान कुछ चाहता है, ये मैंने ज़िंदगी से सीखा, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको अल्लाह की वो होनी चाहिए कि उसका, और आप अपना काम शुरू करें। तो मैंने किसी से मदद नहीं मांगी शुरू में, मैंने खुद ही, मैं कॉल करती थी, फिर मैंने मालूम किया कि कौन
इसके रिस्पॉन्सिबल हैं एंड ऑल दैट। तो इसी तरह ये मेरी ये जो जंग है ये कोई पिछले 20 साल की है, जो कि पिछले साल मेरे साथ मिलके वेस्ट मैनेजमेंट, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट और अलबुराक, ये जो टर्किश कंपनी, इन्होंने मिलके, इनके चेयरमैन आ गए मेरे घर और सीनियर इनके जो लोग हैं उन्होंने मेरे साथ मिलके, दे वर वेरी हैप्पी कि कोई इंसान यहाँ पे ऐसा है जो कि इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा है। तो उन्होंने मेरे साथ, तो हमने काफ़ी कैंपेन चलाई और बहुत अपने नेबरहुड को क्लीन करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस ये होता है कि जब भी मैं ज़रा अपने काम में मसरूफ़ होती हूँ तो वो फिर वो। लेकिन ये आप इसको कैसे करती हैं, मतलब उनके साथ टीम, वो तो एक मैनेजमेंट है, एक गवर्नमेंट का इदारा है, वो काम कर रहा है, आप कैसे करती हैं इसको, फिर आपके साथ लोगों कैसे मिलाती हैं? डायरेक्टर हैं तो उनके साथ, और जो उनकी जो सीनियर मैनेजमेंट है उनके साथ मेरा राब्ता है, ठीक है। तो मैं उनको कॉल करके बताती हूँ, मैं जाती कहीं नहीं हूँ, मैं उनको कॉल करके बताती हूँ कि ये एरियाज है। और अब ये कि बहुत से जो सिटीजन्स है, क्योंकि लोग बहुत तंग आ गए हैं, स्पेशली वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो मुझे, आई हैव अ बिग फॉलोइंग, तो वो सब, मैं अभी हमने सोचा था कि अगर अभी भी इन्होंने साफ ना किया तो हम जाके एक बड़ा सा प्रोटेस्ट करेंगे ताकि इमरान खान को पता चले, क्योंकि ये डिपार्टमेंट अपना काम मुकम्मल तरीके से नहीं कर रहा। जो कर रहे हैं वो चलें ठीक है, लेकिन रिसोर्सेज कहते हैं कम है हमारे पास, सिविलियंस को ले आए ना बीच में, अगर ये नहीं कर सकते तो हमें बुला लें, हम इन्हें बताएंगे एक सिस्टम, हम बाहर से क्यों हायर करते हैं, क्या हम अपना घर नहीं साफ करते? बिल्कुल। तो लेकिन डंपिंग साइट्स नहीं है, प्रॉपर सिस्टम नहीं है, तनख्वाहें नहीं है, बड़ी बात तो नहीं है। नहीं, डंपिंग साइट्स अगर हमें वो जज्बा हो तो अब मैं जो काम करती हूँ, मैं किसी से कुछ लेती तो नहीं है, तो मुझे ये तो आप यू गिव बैक टू योर कंट्री। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसमें आप जाते जाते एक ये भी मैसेज दीजिए कि एक तो आप इदारों को एक्टिव करती हैं और अपनी फॉलोइंग के ज़रिए हम कैसे अपनी यूथ को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि उनमें ना सिर्फ अवेयरनेस हो बल्कि वो वॉलंटियर करें अपनी कंट्री को, ना सिर्फ क्लीन करने में बल्कि जिस कैपेसिटी में वो रोल प्ले कर सकते हैं। देखिए, जो लोग जिनको किसी चीज़ में महारत है या कुछ, अगर वो लोग दे कम फॉरवर्ड और स्कूल्स में जाएं और प्रिंसिपल्स को इन्वॉल्व करें और वो 15 दिन के बाद एक रखे सिविक सेंस इंट्रोड्यूस करें और आधे घंटे के लिए बच्चों को कहें कि वो क्लीनिंग इन द एरिया। तो अगर ये रेगुलर बेसिस पे होगा तो बच्चों में अवेयरनेस और सफाई से ये होगा कि दिल फील बेटर। एग्जैक्टली, हमने फील बेटर, प्लेइंग फील्ड को साफ करना है, खेलने के बाद हमने खुद साफ करना है, ये होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह जापान में होता है, वो कितनी कौम तरक्की कर गई है। तो तरक्की करने का तरीका ये है कि आप सफाई, नंबर 1 इज सफाई। बिल्कुल सही। आई थिंक ये जो सोच है ना, ये बड़ी जेन्युइन भी है कि हर एक को अपना रोल प्ले करना है, हर चीज़ हम इदारों पर या गवर्नमेंट पर नहीं छोड़ सकते। एग्जैक्टली, ये हम सबका फर्ज है कि हम अपना अपना पार्ट प्ले करें। हर बंदा जो नीचे चीज़ें फेंकता है उसको पनिश करना चाहिए और फाइन करना चाहिए। अभी तक फाइन का जो सिस्टम कॉन्सेप्ट है वो नहीं, फाइन करेंगे तो लोग बंद करेंगे। तो लाहौर में हुआ था ना, गाड़ी से बाहर आप कूड़ा फेंकेंगे तो 1000 रुपया फाइन होगा, या आपके घर के बाहर 5000 फाइन। यहाँ पे ट्रेस ही नहीं कर पाते किसने किया है, बाहर तो फाइन होता है $500 फाइन होता है, यहाँ पे तो खैर 500 रुपया फाइन देने को तैयार। कर देना इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बड़ी जरूरी है कानून की बेसिकली। जी, और फिर आप इंस्पायर करते हैं, अगर आप खुद कुछ अच्छा काम करते हैं तो लोग आपसे खुद ही इंस्पायर लेते हैं। वेल, थैंक यू सो मच सरोज साहिबा फॉर कमिंग एंड बीइंग एक्टिव। आप अपना रोल प्ले कर रही हैं एंड आप बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी होंगी जो कि अपना अपना रोल आपको देख कर या सुन कर या आपसे इंस्पायर होकर प्ले करेंगे। थैंक यू सो मच। अभी एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम हमेशा ये कहते हैं और जब भी हमारे प्रोग्राम में ऐसे कोई शख्स आए तो हम यही कहते हैं कि कोई भी शख्स माजूर नहीं है, वो स्पेशली एबल्ड है। और इसी तरह अब ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में कि सुप्रीम कोर्ट ने माजूर अफराद के मुलाजमत में कोटे से मुतालिक केस में एक हुक्म दिया और ये कहा कि विफाक और सूबाई हुकूमतें सरकारी सतह पर माजूर का लफ्ज़ अब इस्तेमाल करना बंद कर दें और इसकी बजाय माजूरी का हामिल शख्स या फिर मुनफरिद सलाहियतों का हामिल शख्स लिखा और पढ़ा जाए। आई रियली अप्रिशिएट इट, स्पेशली व्हेन यू नो पीपल अराउंड यू जो इस पूरे सिनेरियो से गुजर रहे हों, ना सिर्फ अपने लिए स्ट्रेंथ इकट्ठी करते हैं बल्कि लोगों के लिए मोटिवेशनल स्पीकर का भी रोल प्ले करते हैं। उन लोगों के लिए आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात होगी, उनका कितना खून बड़ा होगा कि दे आर नॉट डिसेबल्ड, दे आर नॉट फिजिकली हैंडीकैप्ड, दे आर एक्चुअली
स्पेशली एबल्ड, दे आर स्पेशली डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स। सो हमारे साथ इस वक्त एक ऐसी ही गेस्ट मौजूद हैं हु इज ऑलवेज बीन वेरी एक्टिव सोशल मीडिया के ऊपर भी, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और हमेशा मैं ये बात कहती हूँ कि ये वही बात अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है जो खुद इस तमाम सिनेरियो से गुजर रहा हो। हमारे साथ सना खुर्शीद मौजूद हैं और उन्होंने दोनों सिनेरियोज देखे हैं। एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट के नतीजे में वो अब डिफरेंटली एबल्ड हो गई, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी करेज नहीं छोड़ी, बल्कि हम जैसे मैं कहती हूँ लोगों के लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन है। वो हमेशा आवाज़ बुलंद करती हैं सिस्टम और चीज़ों के खिलाफ जहाँ जहाँ उन्हें फैसिलिटेट नहीं किया जाता, और ये आवाज़ उनकी बिल्कुल ठीक है कि फैसिलिटीज़ होनी चाहिए इन लोगों के लिए। ये मुआशरे का उतना ही अहम हिस्सा है जितना बुजुर्ग आप और मैं हैं। तो हम खुशामदीद कहेंगे सना को। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए क्या हाल चाल है? मेरी बड़ी प्यारी सी दोस्त हैं आप। थैंक यू जी, प्लेजर जब भी आप बुलाती। और आज तो ये कितना मेरे दिल के करीब है, और आपको पता ही है तो कब से कह रही हूँ कि डिसेबल्ड वर्ड तो यूज ही नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ पीपल विद डिसेबिलिटीज आर पीपल फर्स्ट, द डिसेबिलिटी कम्स लेटर। और ये डिसेबिलिटी नहीं होती, ये डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, पीपल विद डिफरेंट सलाहियतों के शामिल होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो बस जो जस्टिस मंसूर अली शाह की जो जजमेंट है, ये तो आई थिंक जैसे हमें उन्होंने हमारे वर्ड्स को लिख के एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बना दिया है, तो ये बहुत एक उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम, मुझे खुद बड़ी पर्सनल प्राइड फील होती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सना आपने बिल्कुल सही कहा। और ये सुप्रीम कोर्ट के जो हुक्म आ चुका है, नोटिफिकेशन भी आ चुका है, इससे बहुत से पाकिस्तान में चाहे वो मेंटली हैं या फिर फिजिकली हैं, जो भी स्पेशली डिसेबल्ड हैं, उनके लिए बड़ा हौसला होगा। तो आप ये बताइएगा कि ये कितना ज़रूरी था इस वक्त के लिए जब ये नोटिफिकेशन आया? देखिए बहुत जरूरी होता है, एक आम इंसानी लेवल पे तो हम लोग एडवोकेट करते रहते हैं कि जी देखिए लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। आप लोग इतने कैजुअली, हम सब लोग, मैं भी क्या गिल्टी हूँ इस बात पे, हम लोग ऐसे ऑफेंसिव वर्ड्स यूज कर लेते हैं, ये नहीं सोचते कि एक इंसान जिसके ऊपर वो चीज बीती है उसके किस तरह लगता है। और हम लोग देखें कैजुअली किसी का मजाक उड़ाने के लिए कुछ वर्ड कह देते हैं या कुछ, और जो असल में उस कंडीशन से सफर कर रहा हो तो वो बेचारे की तो जिंदगी यूं खराब हो जाती है ना। क्योंकि एक जब आपके साथ कोई हादसा हो जाता है या कोई आप व्हेन यू आर बोर्न विद ए डिफरेंट एबिलिटी, या तो एक वैसी सेंसिटिविटी आ जाती है, क्योंकि लोगों का एटीट्यूड बड़ा चेंज हो जाता है। मैं खुद क्योंकि पैदा नहीं हुई थी विद ए डिसेबिलिटी, तो मुझे एटीट्यूड्स का पता है दोनों लोगों के, दोनों तरीके से, कि पहले क्या मेरी लाइफ थी और उसके बाद क्या लाइफ हुई है। क्योंकि सोसाइटी का बहुत बड़ा हाथ होता है, उसमें हम सब लोग गिल्टी हैं। कि उन्होंने जजमेंट में भी कहा ना कि ये सोसाइटी इंसान को बनाती है, आप इनहेरेंटली डिसेबल्ड नहीं होते। एक इंसान जब वो बाहर निकलता है, जिसको मोबिलिटी इश्यूज होते हैं, वो देखता है हर जगह जी स्टेप है। एक इंसान जिसको नजर नहीं आता, वो देखता है कि उसको फैसिलिटेट करने के लिए कोई फुटपाथ में वो जगह नहीं है, उसको स्टेप का पता नहीं लगेगा। आपके मुल्क में छोटी भी किसी की कोई एक मुनफरिद एबिलिटी होती है तो उसको फैसिलिटेट किया जाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सब लोग एक मुल्क का हिस्सा है। हर इंसान को उतने राइट्स हासिल हैं जितना दूसरे को है। किसी की कोई एबिलिटी, किसी की कोई डिसेबिलिटी उसको फर्क नहीं बना देती, कोई कमतर नहीं बना देती या किसी को ज्यादा नहीं वो बना देती। सना आपने बिल्कुल ठीक कहा, और आपने जो एक हैशटैग शुरू किया था, लीव नो वन बिहाइंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एज अ सोसाइटी हम क्या रोल प्ले करते हैं। और फिर जो आप बात कर रही हैं ना, डिफरेंटली एबल्ड लोग वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, मायूस होकर घरों में मुकीद हो जाते हैं। लेकिन मैंने आपकी पूरी जो जर्नी देखी है, आप कभी चुप नहीं रही, आप टिका के उन रेस्टोरेंट्स में, उन जगहों पर जाती हैं जहाँ रैंप्स नहीं होते, और आप मेक श्योर करती हैं कि आपके व्हीलचेयर को पुल करके वो ऊपर लेकर जाएं, बिल्कुल उठाकर, ताकि ये चीज नोटिस हो और नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर कोई स्टेप हो। कहाँ से लाती हैं ये करेज एंड हिम्मत, और ये दूसरों को सिखाना भी बड़ा जरूरी होता है। पहले मैं भी ये करती थी, मैं कहीं अगर निकलती थी और मुझे कहीं लिफ्ट होना पड़ता था तो मैं कहती थी रहने दो, मैंने नहीं जाना।
तो मेरे घर वालों का बहुत बड़ा हाथ है कि मुझे कहते थे नहीं नहीं ऐसा तुम्हारे बगैर तो हमने जाना ही नहीं, चलो। वो मुझे पकड़ के ले जाते थे। फिर घर आके उसी तरह जैसे हम सब करते हैं, हम कंप्लेन करते थे, क्रिप करते थे। तो एक दिन मैंने सोचा मैं भी तो वही कर रही हूँ, कुछ करती हूँ नहीं और घर आके सिर्फ कंप्लेन करती हूँ। उस दिन से मैंने शुरू किया कि नहीं, जो जगह ने वो हमें फैसिलिटेट नहीं करेगी मैं तो उसका ऑनलाइन लिखूंगी। खैर मैं उनका भी कसूर नहीं, उधर कोई आता ही नहीं है विद मोबिलिटी इश्यूज, तो वो लोग इक्विप्ड ही नहीं है क्योंकि कोई यूज ही नहीं करने वाला होता। और फिर इसकी टू वे आर्ग्यूमेंट है ना, क्योंकि उन्होंने रैंप बनाई नहीं होती तो कोई सोचता नहीं है। सो अब ये हर एक सोचना पड़ेगा कि हर एक का दिल करता है, हर एक का उतना ही राइट है और वो आएंगे। सना आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपने फैसिलिटी नहीं दी हुई तो फिर लिखा तो आपके बारे में जाएगा क्योंकि आप बिल्कुल ऑब्वियसली सना आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपने कहा कि ऑब्वियसली जब फैसिलिटीज नहीं है तो फिर जो स्पेशली डिसेबल्ड हैं वो जा भी नहीं पाएंगे। फैमिली का कितना रोल होता है और आपके रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का, कि आपको जो है इसमें हौसला दिया जाए कि आप बाहर निकलें और सामना करें लोगों का और ऐसी मेंटालिटी का? जी आई थिंक फैमिली और फ्रेंड्स का ही तो हाथ होता है क्योंकि उनके बगैर आप अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। एक आपके पीछे जब आर्मी ऑफ सपोर्ट होती है और वो इतना फोर्स, एक इतना अनकंडीशनल लव और इनकरेजमेंट और सपोर्ट, जब आपको पता होता है कि चाहे कुछ हो जाए वो लोग तो हैं आपका साथ देने के लिए, आपको पुश करने के लिए। और उसमें मेरे पेरेंट्स, मेरे घर वालों का इतना बड़ा हाथ है कि बिल्कुल सही। एंड हैट्स ऑफ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एज वेल। आई थिंक दे आर इंस्पिरेशन फॉर एवरीबॉडी इन द सोसाइटी बिकॉज बहरहाल हमें एज अ सोसाइटी चेंज होने की जरूरत है। विश यू वेरी गुड लक सना आपकी इस पूरी कैंपेन में। आई रियली होप आप इसको हमेशा कंटिन्यू रखें और आप इसी तरह से लोगों को इंस्पायर करते रहें कि अपने राइट के लिए कभी चुप नहीं बैठना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे ही लोग पाकिस्तान के लिए हौसला है, पाकिस्तान के लिए ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऐसे लोग होंगे तो इस तरह की नोटिफिकेशंस भी आएंगे और मेंटालिटी भी इंशाल्लाह चेंज हो जाएगी। इसी के साथ आपसे हम इजाजत चाहेंगे। सोचिएगा जरूर कि हमने सोसाइटी को कैसे चेंज करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।